अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा उस वक्त लटक गया जब ट्रंप इजराइल की संसद में भाषण दे रहे थे और बीच भाषण में बवाल मच गया। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि संसद में उनके साथ कुछ ऐसा खेल हो जाएगा। दरअसल इजरायली संसद में ट्रंप के भाषण के दौरान दो सांसदों ने ट्रंप के सामने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने वाले पोस्टर दिखाए, जिसे देखते ही ट्रंप चौंक गए और बीच भाषण को रोक दिया। इजरायली संसद में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पोस्टर लहराने से संसद में हलचल मच गई। बाद इन दो सांसदों की चर्चा तेज हो गई है। इन दोनों सांसदों की पहचान ऐमान ओदय और ओफर कासिम के रूप में हुई है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों सांसद इजराइल के विपक्षी गुट के सदस्य हैं, जो पिछले 2 सालों से नेतन्याहू सरकार द्वारा गाजा में चलाए जा रहे अभियान का जमकर विरोध कर रहे हैं। नेसेट यानी इजरायली संसद से निकाले जाने के बाद ओदे ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी बात रखी। उन्होंने मुझे वहां से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि मैंने एक साधारण सी मांग उठाई, एक ऐसी मांग जिस पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहमत है, एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना। इस साधारण सी सच्चाई को स्वीकार करना कि यहाँ पर 2 देश है और कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में हर सप्ताह सोमवार को हम प्रस्तुत करते हैं सप्ताह की बात कार्यक्रम। डॉक्टर सलीम खान जी जुड़े हुए हैं। ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं। गाजा में युद्ध का विराम होने के बाद ट्रंप का इजरायली संसद के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हुआ है और इजरायली संसद ने भी कहा है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। सलीम खान जी, विदेश में जो ये घटनाएं हो रही है इस पर और देश की घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं पिछले सप्ताह की तमाम घटनाओं को लेकर? शुक्रिया मंत्री जी। पिछले हफ्ते बहुत सारी घटना हुई, उसमें से सबसे अहम घटना तो मैं समझता हूं कि गाजा में जंगबंदी की घटना है, इसलिए कि हजारों लोग उसमें जो है वो शहीद हो गए, मौत के मुंह में चले गए और फिर ये कि पूरा इलाका तबाह कर दिया गया और तबाही का ये आलम था कि जो लोग पहली मर्तबा मैं समझता हूँ मानव इतिहास में भूख को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। यानी लोगों के लिए मदद आती थी, लोग खाने के लिए लाइन में लगते थे, उन पे गोलियां बरसाई जाती थी और वो जो है वो मौत के मुंह में चले जाते थे। तो ये एक ऐसा नरसंहार हुआ है कि मेरा जितना कुछ मैंने पढ़ा है उसमें उसकी कोई और उदाहरण, ऐसी कोई मिसाल मुझको नहीं मिलती कि जिसमें बच्चों को, औरतों को इस तरह से जो है वो अ, अ, इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया हो, इस तरह से नरसंहार किया गया। और इसको जो है वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, उसमें भी माना गया और आज की तारीख में इसराइल के जो प्रधानमंत्री है वो भगोड़े हैं। वो बहुत सारे जो मुल्कों ने उस पे साइन किया हुआ है उसमें वो जा नहीं सकते, अगर वो जाएँगे तो उनको जो है वो पकड़ के यूनाइटेड नेशन के हवाले कर देना पड़ेगा। वो अमेरिका जा सकते हैं, भारत आ सकते हैं कि इन देशों ने उस पे साइन नहीं किया। मैं असल में ये जो 7 अक्टूबर 2023 को जो सिलसिला शुरू हुआ था, गाज़ा के लोगों ने जो एक खुली जेल को तोड़ा था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं उस पर पीछे मुड़ के देखता हूँ और उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ट्रंप का जो आपने कहा कि वो आज इस्राइल आए हैं और उनके भाषण को देखता हूँ, तो उन्होंने पहली बात तो ये कही कि ये जो है वो मध्य एशिया में, अ, मिडिल ईस्ट में एक तारीखी सुबह है, एक ऐतिहासिक सुबह है। सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक सुबह क्यों है? उन्होंने कहा कि इस्राइल और पूरे क्षेत्र में जो है एक नए युग का उद्घाटन, आगाज, शुरुआत होने वाली है। तो ये सवाल भी है कि ये नया युग क्या है? और फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जो है वो बहुत बड़ी फ़तेह है, बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सवाल ये भी है कि वो कामयाबी क्या है? और इन सारे सवालों का जवाब मैं समझता हूँ ट्रंप ने जाने-अनजाने दे दिया और उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को आप जो है वो मान्यता दो।
70 साल से, 75 साल, 74 साल से जो हक आपने लोगों का छीना हुआ है उसको तस्लीम करो, उसको मानो। और जो पार्लियामेंट का मेंबर, वहां पर जो सांसद ट्रंप की मुखालिफत कर रहा था, एहतजाज कर रहा था, नारे लगा रहा था, उसको जो है पार्लियामेंट से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं लोगों का जो कि मिले हैं, और फिर ये कि नेतन्याहू ने कहा कि वो जो है वो अरबों को दोबारा अपनी लीडरशिप में, ट्रंप चूंकि बहुत महान लीडर हैं उनके ख्याल में, तो वो जो है अरबों को भी इसराइल से मिलाएंगे। लेकिन नेतन्याहू ये नहीं जानता कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसने अरबों को और सारी मानवता को, उन सारे लोगों को जो कि इंसानियत में यकीन रखते हैं, उन सबको इतना दूर कर दिया है कि अब दोबारा जो है वो इसराइल के करीब जाना लोगों का बहुत मुश्किल है। देखिए मंत्री साहब, आज से 2 साल पहले की जो परिस्थिति है, जो डिस्कोर्स था पूरी दुनिया में, वो ये था कि इसराइल दुनिया का सबसे ज्यादा सुसंस्कृत देश है और उसके यहाँ जो है बहुत बड़ा लोकतंत्र है और सारे लोगों को उससे सीखना चाहिए। वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत तरक्की याफ्ता है और जो है वो उसके खिलाफ जो भी बोलता है वो आतंकवादी है। लेकिन इन 2 सालों में ये सारी चीजें, ये सारा नैरेटिव बदल गया। इन 2 सालों में लोगों ने देखा कि इसराइल से बड़ा अत्याचारी कोई देश नहीं है। एक ढोंग है, एक नाटक है, एक नकाब है जो इन्होंने अपने चेहरे पे रखी हुई है। आप देखिए कि जो लोग इसराइल के बारे में सही राय रखते थे, उनके अलावा अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स ने जिस तरह से एहतजाज किया, जिस तरह से वो उसमें बैठ गए, इटली में जिस तरह से कि यूनियंस ने जो है वो जुलूस निकाला और उनकी प्रधानमंत्री को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया एक दिन के अंदर। पहले दिन वो ये कहती हैं कि उससे कुछ नहीं होगा, वो गलत हो रहा है जो एजिटेशन हो रहा है, दूसरे दिन जा करके जो है वो यूनाइटेड नेशन में वो उसके खिलाफ बोलती है। इसराइल के जो सबसे बड़े बड़े समर्थक थे, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ये सारे लोग इसराइल फिलिस्तीन को जो है वो मान्यता दे देते हैं और ये कहते हैं कि अब 2 नेशन थ्योरी के सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया की सोच बदल गई। मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि इसकी बहुत बड़ी कीमत जो है वो गजा के लोगों ने अदा की है, बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन जो अचीवमेंट है वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया की ओपिनियन को बदल देना, पूरी दुनिया की सोच को बदल देना, यानी आप जो है वो अत्याचारी को जो है वो बहुत बड़ा शरीफ इंसान समझ रहे हैं और जो लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं उनको आप जो है वो आतंकवादी कह रहे हैं। तो वो जो सोच थी वो बदल गई। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री जी कि ये जो ट्रंप ने कहा ना कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये किसकी कामयाबी? देखिए, जिस वक्त इसराइल के फौज गजा की तरफ गई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था, उनके 2 ही उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि हम जो है वो अपनी ताकत के बलबूते पर अपने सारे कैदियों को छुड़ा के ले आएंगे। दूसरा उद्देश्य ये था कि वो जो है वो हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। एक आदमी को 2 साल में इतने हजारों लोगों को मारने के बावजूद वो एक आदमी को अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं छुड़ा सके। आज 7 कैदी छूटे हैं तो ये जो है जंगबंदी के बाद छूटे। इसी तरह से आज हमास से बातचीत हो रही है, आज हमास से बातचीत हो रही है कि आप हथियार डाल दो। इसका मतलब आज भी हमास के पास हथियार है। कहाँ गए नीस्त नाबूद करने वाले लोग? आज ये कहा जाता था, हमारे यहाँ एक आखिरी बात याद आ गई, लंबी हो रही है बात। हमारे यहाँ पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम हुआ था तो एक बहुत बड़े आइडियोलॉग आए थे। उन्होंने 40 मिनट के भाषण में 35 मिनट जो है वो इसराइल का महिमा मंडन किया। इतना ताकतवर देश है, पूरा अमेरिका उसके कब्जे में है, दुनिया भर उसके कब्जे में है, सारी दुनिया पे जो है वो उनकी हुकूमत चल रही है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर एक बात, आपकी बात बताइए, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, सांसद भी रहे, कि आखिर इतना ताकतवर मुल्क ये क्यों कहता है कि गजा के और इसराइल के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, उसके अंदर इंटरनेशनल फौज होनी चाहिए जो कि हमारी हिफाजत करे। तो इतना ताकतवर देश इतने जरा से गजा से 17 किलोमीटर लंबे पट्टी से, जी। तो कहाँ है वो ताकत, कहाँ है वो कुव्वत? तो ये जो गुरूर था, ये जो घमंड था, ये जो पूरी दुनिया को इन्होंने जो है वो अपना गुलाम बनाया हुआ था जहन में, उस गुलामी से निकाल दिया। और गजा वालों ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि अगर आप
दृढ़ निश्चय है, अगर आप जो है वो त्याग के लिए तैयार हैं, अगर आप झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो और उसके कितने भी ज्यादा समर्थक हो, अत्याचार वालों को, जुल्म करने वालों को जो है वो झुकना पड़ता है। देर या सवेर जो है वो जीत उन लोगों की होती है जो सच्चाई पे होते हैं, और जो लोग जालिम होते हैं उनको अपनी सारी ताकत के बावजूद जो है वो झुकना पड़ता है। तो ये एक प्रेरणा है उन तमाम लोगों पे जो कि अत्याचार पीड़ित हैं। वो गजा को देखते हैं और प्रेरणा हासिल करके जालिम से लड़ते हैं, और लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। इजराइल को लेकर, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को लेकर आपने विश्लेषण किया। बहुत सही विश्लेषण है आपका।